जो हमारे आयु को बढ़ाने की टेक्निक्स हमें सिखाए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो जीवन मिला है उस जीवन को हम अधिकतम सुख के साथ कैसे जिएं, आयुर्वेद हमें सिखाता है। तो सीधे सरल शब्दों में जीवन को सही प्रकार से जीने की कला या जीने का विज्ञान आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान कहलाता है। यहां मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया है कि आयुर्वेद और विशुद्ध आयुर्वेद में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जो आयुर्वेद आएगा आप उसे विशुद्ध आयुर्वेद के रूप में लेके चलिएगा। आयुर्वेद को आयुर्विज्ञान कहना उचित है क्योंकि आज की डेट में विज्ञान का समय है। पहले क्या होता था कि जो बड़े बूढ़े बोलते थे हम उनको मान लेते थे। जैसे आपने देखा होगा जो इस समय 40 क्रॉस कर चुके हैं, उनके दादा दादी नाना नानी बच्चों को बालों में तेल लगाने की सलाह देते थे, तेल मालिश करने की सलाह देते थे। पकड़ पकड़ के लहसुन का पका हुआ तेल कानों में नाक में डालते थे, आंखों में काजल लगाते थे। तब तो हम ये कह सकते थे कि आयुर्वेद के सिद्धांत है। पर आज की डेट में अगर आप किसी को कहो कि कान में तेल डाल लो, वो कहेगा इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछेंगे कि कानों में तेल डालना चाहिए, वो साफ मना करेगा कि कानों में तेल नहीं डालना चाहिए। तो डालना या ना डालना ये हमारा अपना खुद का विचार है, क्योंकि हमें जैसा ज्ञान मिला है हम उसी तरीके का अनुमान लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। अब यहां पर मैंने विज्ञान शब्द इसलिए कहा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कान में तेल डालने से क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, अगर आपको पता चल जाए तो इसे हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आपको क्या लगता है कानों में तेल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? एक एक करके बताइए और मैं उसमें उसके प्लस और माइनस दोनों बताऊंगा। जी, कौन बताएगा? कान में तेल डालना चाहिए सर। मैडम अगर आप कान में तेल डालेंगे तो तेल जो है मिट्टी पकड़ता है। आज आपने कान में तेल डाला, नेक्स्ट जी। डे आपने सिर धोया, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो कान कान उसको खींचेगा, तेल उसको खींच लेगा? एक्चुअल में कान में तेल गरम करके भी डाला जा सकता है सर, गरम करके उसको ठंडा करके भी डालते हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति हमारी यही कहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने आज कान में तेल डाला, वो गर्म था तो उसकी लिक्विडिटी कम थी, लेकिन हाँ जैसे हाँ। जैसे वो ठंडा होगा उसकी लिक्विडिटी हाई होती जाएगी, उसमें थिकनेस आती जाएगी, और थिकनेस आएगी तो वो मिट्टी पकड़ेगा। तो वो कानों के मेरे लिए ख्याल हार्मफुल है या फायदेमंद है? अब मेरे ख्याल से भी नहीं डालना चाहिए। फिर क्या होता है कि जब हम सर्द होते हैं या नहाते हैं तो पानी जो उधर की वजह से कई बार फंगस हो जाती है। जी, कान में इन्फेक्शन आ सकता है, कान में फंगस हो सकती है। आपको क्या सर लगता है? कान कवर कर देंगे तो सर कुछ कॉटन से। जी वेरी गुड, तरीका यही है। जब आप कान में तेल डालेंगे उसके बाद कानों में रुई लगा के रखनी होती है लगभग 24 घंटे तक। और ध्यान रखिए, मंथ में एक बार कानों की सफाई होना जरूरी है। यदि आप सफाई नहीं कराते, ऐसे यस। केस में आपकी बॉडी का क्लेंजिंग सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए जो कानों की गंदगी को बाहर फेंकता है। तो मैंने पीछे की क्लासेस में बताया था आपको कि कानों के मैल का संबंध कौन से धातु के साथ है, याद है? नहीं रस के सर। साथ है, रक्त के साथ है, मांस के साथ है, मेद के साथ है, किसके साथ है? सर एक बार फिर बता दीजिए। मैम अब मैं क्लासेस में बताऊंगा, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, मैं सिर्फ अभी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैंने आज नहीं बताया, पीछे जो क्लासेस ली थी उनमें बताया था। आयशा जी, चंचल जी, याद है आपको? सर मैं अटेंड नहीं नहीं करती सर, सर। मुझे याद नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो संबंध है ये आपका मेदा के साथ होता है। यदि आपकी बॉडी में मेदा सही प्रकार से बनती है, यानी आपका लीवर सही से काम करता है, तो आपके कानों में कभी मैल बनेगा ही नहीं। और जो मैल बनता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो बनता है, वो अपने आप ही बॉडी में से निकल के गिर जाता है, आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलता। क्लियर? तो यदि हम कान में तेल डालते हैं तो गर्मियों में साधारण तेल डालें, बिना गरम बिना पका हुआ, और सर्दियों में हमेशा गुनगुना तेल डालें। दूसरी चीज, जब आप कान में तेल डालते हैं तो कोशिश करें एक दिन में केवल एक ही कान में तेल डालें।
अगर आप दोनों कानों में एक साथ तेल डालेंगे तो आपके शरीर को तेल नहीं मिलता, कान में तेल डालने की बनस्पत हानि होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो कान को कम से कम 5 बूंदों से भरकर कोशिश कीजिए कि उस रात उसी करवट सोएं और कान में रुई लगाकर सोएं। फिर जब आप सुबह सो के उठते हैं तो उंगली से कान को अच्छे प्रकार से हिलाइए ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो रुई के द्वारा चूस लिया जाए। उसके बाद दूसरी साफ रुई अपने कान में लगाकर आप पूरा दिन रखेंगे, लगभग अगले 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे नहीं रख सकते तो कम से कम अगली रात तक आपने कान में रुई लगाकर रखनी है, लेकिन ये दूसरी रुई होगी। तीसरी बात, जिस दिन आप रात में कान में तेल डालते हैं अगले दिन आप उसे धो नहीं सकते, सिर नहीं धोएंगे। अगर आपने सिर धोया तो आपके कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक दिन में एक कान में तेल डाला है, अगले दिन हम दूसरे कान में तेल डालते हैं। ये पहला प्रोसीजर है कान में तेल डालने का। आप इसे पहला और आखिरी कह सकते हैं क्योंकि इससे बेस्ट प्रोसीजर मैंने अभी तक नहीं देखा। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कितने दिन में तेल हमें कानों में डालते रहना चाहिए? आप लोग जो बड़ी उम्र के हैं उनको तेल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगी, या जो चिकित्सा पद्धति से हैं उन्हें तेल की थिकनेस, चिकनाई इत्यादि का अगर पता है तो एक बार वो मुझे बताएं कि कान में कितने दिन के गैप में तेल डालना चाहिए। यहाँ भी हम प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि पित्त प्रकृति वालों के लिए ड्यूरेशन अलग होगी, कफ के लिए अलग होगी और वात के लिए अलग रहती है। यहाँ मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कान में तेल कितने दिनों के गैप पे डालना चाहिए। सर 7 दिनों के अंतर में। हाँ जी, 7 दिन के अंतर में। 7 दिन क्यों बोला आपने? सर हम बाहर भी जाते हैं और हमारे माने बहुत सारे काम आज की डेट में ऑनलाइन हो रखे हैं, जिनसे हम ईयरबड्स भी लगाते हैं जी। और बहुत सारे काम इसी तरीके से हो रहे हैं और हैवी शोर पोल्यूशन सभी चीजें तो है। तो जी। हमने अगर किया है तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा ठीक मैंने ठीक ठीक, ट्राई। थैंक यू। और किसी का कोई एडवाइस? और कोई बताना चाहेगा हमें कितने दिनों पे तेल डालना चाहिए? देखिए, आप बोलेंगे तो चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, महसूस कर पाएंगे। आयुर्वेद आपका किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन जब तक आपको कोई बताने वाला नहीं है, महसूस करवाने वाला नहीं है, तब तक ये चीजें समझ नहीं आती। तो बोलना सर आपकी जो सीखने की पहली सीढ़ी रहेगी। जी सर जो जी पहले के थे ना, संडे टू संडे टाइम मिलता था तो इसलिए संडे टू संडे डालते थे, छुट्टी वाले दिन फ्री हो जाते थे वो। जी। आपको क्या लगता है कितने दिनों में डालना चाहिए? सर एक हफ्ते 10 दिन में ही डालना चाहिए। एक हफ्ते? 15 दिन में, मेरे ख्याल से 15 दिन में डालने बहुत है शायद। ऐसा क्यों? तुक्का ही, पता नहीं। अच्छा, पता तुक्का नहीं, चलिए ही। कोई बात नहीं। ठीक ठीक ठीक। और कोई? चलिए, यह मैं बताता हूं। देखिए, जैसा चंचल जी ने बोला कि हमें हफ्ते के हफ्ते कान में तेल डाल देते थे, ये टेक्निक उस समय के लिए ठीक थी क्योंकि उस समय आपके पास फास्ट फूड नहीं था, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों को नुकसान नहीं होता था। उस समय के लोगों को वृद्ध अवस्था तक हड्डियों के इतने रोग नहीं लगते थे, तो इसलिए उस समय शरीर की कैपेबिलिटी थी, वो झेल सकता था, झेल जाता था, तो हफ्ते के हफ्ते कान में तेल डाल दिया जाता था। पर आज की डेट में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर आपने किसी को हफ्ते के हफ्ते तेल डलवाया तो आप नोट कीजिए, आपने जो तेल डलवाया, मैंने कहा 24 घंटे कान में रुई रहनी चाहिए, तो 2 कान है, लगभग 24 दूनी 48 घंटे आपके कानों में तेल डला हुआ है। ऐसे केस में यदि आपने हफ्ते के हफ्ते तेल डाला तो आपके पेशेंट को या तो सर्वाइकल हो जाएगा या फिर वर्टिगो आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति अगर एक बार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोल दिया तेल नहीं डालना, तो तुरंत कनेक्ट करेगा और आपके पास इलाज के लिए कभी नहीं आएगा। तुलसी जी ने बोला कि हम ईयरबड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें हफ्ते के हफ्ते तेल डालना चाहिए। ये पॉइंट सुनने में बिल्कुल सही लगता है। वाकई ही उन्होंने जो बोला कि कान जब हम ज्यादा सुन रहे हैं, लीड लगी हुई है, तो हमारे कानों में ड्राइनेस आएगी, पर कंडीशन सेम लागू होती है। आज की डेट में हमें हड्डियों का सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। ऐसे केस में यदि हम कानों में तेल डालेंगे तो हमें सर्वाइकल
और उससे ज्यादा वर्टिगो होने की संभावना बढ़ जाएगी। गौतम जी ने बोला कि हमें जो तेल है वो 15 दिन में डालना चाहिए। रीजन मैंने पूछा तो उन्होंने रीजन नहीं बताया, बट उनका आइडिया जो है वो लमसम ठीक है। हमें नॉर्मली 15 से 25 दिन के भीतर केवल एक बार तेल डालने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा तेल को हम नहीं पचा पाते। अगर हम इससे ज्यादा तेल डालेंगे तो वर्टिगो या कंधे में थकान और दर्द आने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं। अगर किसी को सर्वाइकल हो, गुनगुना करके दोनों कानों में केवल 2-2 बूंद तेल टपका दीजिए और हल्की सी कोई भी कंधे घुमाने की या नेक रोटेशन की एक्सरसाइज करा दीजिए। आप देखेंगे आपके पेशेंट को अगले 12 घंटों में आराम आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए तो आधे से ज्यादा शरीर तो हम वैसे ही ठीक कर लेंगे अपना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, मैंने ये बोला कि भाई जो हड्डियां कमजोर हो रही हैं आज की डेट में, आप लोगों को क्या लगता है हड्डियां क्यों कमजोर हो रही है? सर विटामिन डी और विटामिन B12 की वजह से भी और हमारे खान पान का जो सिस्टम है उसकी वजह से भी। मैम थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए, खान पान का सिस्टम से क्या मतलब है आपका? विटामिन डी, जी विटामिन सर। डी। जी। सर खान पान जैसे मोस्ट ऑफ हम हेल्दी खाना तो बहुत रेयर केस में ही खाते हैं। पास्ता या बर्गर या समथिंग हम बाहर का ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, जो हम खा रहे हैं वो हम सिर्फ खा रहे हैं, ना हम चबा के खा रहे हैं और ना ही हमारा उसकी पौष्टिकता पर कोई ध्यान होता है। जी। तो वो हमारी हड्डियों को उस टाइप का विटामिन नहीं दे पाता ना सर, जो हमको चाहिए होता है, और इसी की वजह से हड्डियों में दिक्कत तुलसी जी मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपकी उम्र कितनी है? सर 40 से ऊपर ही है। 40 से ऊपर है, ठीक है। आपने कभी अपने पापा को, नाना को, दादा को रोटी सब्जी खाते हुए देखा था? यस सर। वो किस तरीके से, क्या वो खाना चबा के खाते थे? जी 32 टाइम। अच्छा, फिर वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होंगे। नॉर्मली जो पुराने लोग थे वो खाना चबाते नहीं थे, वो 10-12 बार कौर को मुंह में चबाते और वो निगल लेते थे, क्योंकि उनको काम पे जाने की जल्दी रहती थी। सर पहले के लोग बड़े बड़े गस्से भी खाते थे। हाँ जी, आधी आधी रोटी, मेरे ससुर जी हैं वो आधी रोटी एक बार में मुंह में डालते हैं और हाँ, जितनी देर में मैं तोड़ता हूँ उतनी देर में वो निगल जाते हैं। सर एक्चुअली क्या है, आज की डेट में ना कोई भी लाइट जो है ना, सनलाइट नहीं लेता, सब अपने कमरों में पड़े रहते हैं। इसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है, लाइट की कमी आ गई है, चलिए, सन की आपने लाइट। फॉरेनर्स को देखा है, वो धूप में लेटते हैं, बावजूद उनके भी बॉडी में कभी विटामिन डी नहीं हो पाता पूरा। इवन आप इंडिया में किसी को कितनी देर धूप में रख लीजिए, उसके बाद भी डेफिशिएंसी हो जाती है। नोट किया आपने? सर हर आर्गन अच्छा काम आया तो सर उसका काम देखेंगे तो सर कुछ भी नहीं होगा सर। कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ना केवल फूड हैबिट्स को सुधारने की जरूरत है, जैसा कि तुलसी जी ने कहा कि भाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। देखिए डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि फूड हैबिट्स ठीक नहीं है। सर कान का रिलेशन बोन एंड किडनी से होता है ना सर? जी, बोन से होता है बेसिकली। इसलिए प्रॉब्लम आ सकता है सर। हाँ, वर्टिगो की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होगी जिनकी बोन्स डेप्रिशिएट हो रही हैं। आप कितना धूप में बैठ लीजिए, कितना तेल लगा लीजिए, कितनी दवाइयां खा लीजिए, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। एक्चुअल मेरे दादी सर एक्चुअल 80 इयर्स की है सर। जी। वो अब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर, को प्रिकॉशन नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। तो वो कैसे एट स्वस्थ रह टाइम सकते हैं? क्या सर? वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? इसी टॉपिक के पीछे हमने ये क्लास रखी है। अगर हम उन चीजों को जान जाएं वो कैसे स्वस्थ रहते थे तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। हम कहते हैं आज की डेट में पॉल्यूशन है, खाना अच्छा नहीं आता है, केमिकल बहुत ज्यादा है, ये सब बहाने हैं। अगर हम चीजों को सही तरीके से समझ जाए, खाने की डेफिशिएंसीज कर दें, खाने में कमी ले आए, तो सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। हमारे बीच सर में बबीता जी हैं। बबीता जी, आई थिंक शायद वो नहीं है। ये मेरी स्टूडेंट हैं जो EH कर रही हैं। इनकी मेरी मुलाकात लगभग 5 साल पहले हुई थी। इनको नी की प्रॉब्लम थी। जिस समय ये मेरे पास आई थी उस समय इनका विटामिन डी 13 था।
13 विटामिन डी का मतलब ये हो गया है कि इनको डेली विटामिन के कैप्सूल्स या विटामिन के सैशे लेने की जरूरत पड़नी है, कैल्शियम और विटामिन की। इन्होंने मुझसे बात करी, मैंने उनको समझाया कि देखिए आप इस तरीके से कभी भी अपने विटामिन को पूरा नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले तो इन दवाइयों को बंद करो और खाने के पैटर्न्स को समझो और उनको फॉलो करो। 3.5 साल के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका विटामिन डी 72 था विदाउट एनी मेडिसिन। समय सर हम लगता है कि- विटामिन हाँ सर जी, हम विटामिन ज्यादा देंगे का तो भी वो बॉडी को प्रॉब्लम ही कुछ डैमेज करेगा सर। बिल्कुल। देखिए हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम जब नेचुरोपैथी पढ़ते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर एक घोड़ा है, वो थक गया है, आप उसको खाना खिलाइए, खाना खाएगा तो उसका पेट भरेगा, पेट भरेगा तो उसको आलस आएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप उसको डंडा मारिए, डंडे की शक्ति हो सकता है उसे थोड़ा सा चलाए, पर क्योंकि वो थका है वो फिर रुकेगा। आप दोबारा डंडा मारेंगे वो फिर थोड़ा सा आगे चलेगा, वो फिर रुकेगा। आप दोबारा डंडा मारेंगे तब वो उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, वो नहीं चलेगा। आप उसे पानी पिलाएंगे, हो सकता है वो थोड़ी देर एक्स्ट्रा चल ले, लेकिन यदि आप उसे सोने देते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आगे के लिए तैयार हो जाता है। और यदि आप उसका सोना, खाना, पीना उचित अवस्था में ले आते हैं तो वो घोड़ा जब तक आप चाहेंगे तब तक दौड़ सकता है, बशर्ते आप उसे बीच बीच में रेस्ट देते रहिए। सर वो ये घोड़ा हमारा बॉडी है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारी बॉडी का एक एक सेल वो घोड़ा है। अब हम बड़े बड़े ऑर्गन को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पर हम सेल्स पे नहीं जाते। और यदि हम सेल्स की स्टडी कर लें, सेल्स को समझ लें, आप अपनी बॉडी को बहुत इजीली समझ सकते हैं। आपकी बॉडी में कब क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स होते हैं। जैसे कान का मैंने आपको बताया कि भाई तेल तो डलेगा, गर्मियों में डाल रहे हैं नॉर्मल डालिए, सर्दियों में डाल रहे हैं गर्म डालिए। कान एक ही भरा जाएगा, दोनों कान एक साथ नहीं भरे जाते। और 15 दिन में इस साइकिल को आप रिवाइव कर सकते हैं यदि व्यक्ति वात प्रकृति का है। और वही व्यक्ति अगर कफ प्रकृति का है तो आप 25 दिन के बाद उसे देंगे। तो 5-5 दिन, 10-10 दिन का गैप आप अपने अनुमान से, पेशेंट की कंडीशन के अनुमान से लगाएंगे। ये तो हमने एक एवरेज रूप में ले लिया कि 15 से 25 दिन का गैप लेना है। क्योंकि बात वाले में ड्राइनेस ज्यादा होती है, आप तेल टच भी करेंगे तो तेल वो तुरंत पी लेगा, पर जब वो ज्यादा मात्रा में दिया जाता है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी, थकान आती है। तो जब वात वाला व्यक्ति कान में तेल को डालेगा तो उसे नींद अनुभव होगी, उसको सोने देना है, मेंटल रिलैक्सेशन करानी है। ऐसा करने से उसकी नाक से पानी बहेगा कफ के रूप में। ये प्रोग्नोसिस है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम जब किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका अगला प्रभाव क्या होगा। ये चीजें आपने क्लास में महसूस करी होंगी, मैंने बोला होगा जब गर्म पानी में पैर डालते हैं तो आपको बुखार आ जाएगा। आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल लीजिए, उनसे कहिए हमें बुखार चढ़ा दीजिए, कोई आपको बुखार नहीं चढ़ा सकता। मेरे पास आइए, मैं गारंटी लेता हूं आपको बुखार चढ़ा दूंगा, और सिर्फ पानी में पैर डलवाऊंगा, बुखार चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। मैंने इस पे बहुत लंबे समय तक काम किया। तो ये सारी चीजें जब आप अनुभव करेंगे तब सीख पाएंगे। इसे आप किताबों में से पढ़कर, देखकर, सुनकर नहीं सीख सकते। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने तेल का एक्सपेरिमेंट किया होगा। जिस दिन मैंने बताया था उस दिन आपने किया होगा। मैंने आपको एक टाइम पीरियड दिया होगा, किसी को 1 दिन का, किसी को 3 दिन का, किसी को 5 दिन का। उतने दिन आपने यूज किया तो आपको फायदा दिखाई दिया या नहीं दिया? अमोल घेरे जी, मैं भी आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप में से किसी ने कुछ किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तेल लगाने के, पानी पिएंगे, जो भी मैंने क्लासेस में बताए थे नवरात्रि की? बताइए, किसी ने कुछ किया? हाँ जी, नाभि में तेल के लिए बताया था आपने, मिक्स करके 1 पार्ट कैस्टर ऑयल जी। एंड 9 पार्ट्स सरसों का तेल था। तो मैंने सब पूरे दिन तो नहीं मैंने, लेकिन मैंने डाला था कुछ दिन। अच्छा, कुछ दिन डाला था, तो नेक्स्ट डे उसका रिएक्शन क्या आता था? जी। आपको उसको डाल के क्या लगा पेट में? जैसे आप पेट में तेल डाल रहे थे तो आपको क्या अनुभव होता था? पेट में हल्कापन आया, मोशन हाँ खुल के जी। आया, कब्ज हो गई, यूरिन बढ़ गया?
नहीं ऐसा तो नहीं, पर हाँ मुझे ऐसा लगा जितना काफी तेल मैंने डाला था तो बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा बॉडी इतना ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी। आपके मुंह की ड्राइनेस या होठों की ड्राइनेस कुछ कम हुई, आंखों में खुजली या ड्राइनेस कुछ कम हुई, थकान कम हुई? जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत रिलैक्सिंग था उस दिन, नींद मुझे अच्छी आई थी। आपको फर्स्ट टाइम नींद अच्छी आई थी, क्या सेकंड डे भी वैसी ही नींद आई थी या नींद की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई थी? नहीं, फिर एक्चुअली मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी सर, एक्चुअली ना कोई एक्सपायर हो गया था तो मैं फिर वो कर भी नहीं पाई, और मैं वैसे थोड़ा सा भाग दौड़ में डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन जिस दिन मैंने एक ही दिन किया था उस दिन मैं उसको फील कर पाई थी, उस दिन बहुत अच्छा लगा था मुझे। ठीक है, क्या किसी और ने भी एक्सपेरिमेंट किया है ऐसा कुछ? हेलो। हाँ जी दिव्या जी। हाँ जी सर, मैंने भी किया था। आपने ब्लैडर रीजन पे रात को ना खाए, जिन लोगों को ब्लैडर यूरिन आता है रात को सोते समय, तो मुझे भी 2 बार यूरिन आता है रात को। तो आपने बताया था कि ब्लैडर रीजन पे और आंखों पे, टांगों की आंखों पे तेल लगाएं, तो मैंने वो किया था। मुझे उस रात को फर्स्ट नाइट जब पहली बार लगाया तो नहीं आया यूरिन, सुबह आया 6:30 बजे। ठीक है, पूरी मेरा रात मुझे यूरिन है। थैंक यू दिव्या जी। क्या किसी और ने कुछ किया? गौतम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। गौतम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। नहीं नहीं सर, मैं गला में एक्चुअली मेरे को खांसी आ रही है। नहीं सर, मैं बस इतना ही बताना आपका था। हैंड रेस था, ठीक है, वो डाउन कर लीजिएगा। एसएस जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। हाँ जी, मैंने अपनी माता जी को लगाया था, जैसे आपको बताया था, मैंने आपसे पूछ हम्म, के लगाया था। तो हम्म, 3-4 दिन तो उन्हें बहुत रिलीफ रहा था, और सुबह 3-4 बजे ही मतलब फ्रेश हो जाती थी और पेट बिल्कुल साफ रहा था। बट उसके बाद शायद वो रेगुलर हो गया, तो वो काम तो नहीं। तब काम नहीं कर रहा। जी। अब वो लगाते भी हैं तो भी वो वो काम बात नहीं है कि हाँ जी। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसलिए लिया कि कोई भी चीज जो हम रेगुलर कर रहे हैं शरीर उसका आदी हो जाता है। तो जब आप कोई चीज रेगुलर करने लगते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आते जिनके लिए हम काम करते हैं। डायग्नोसिस के रूप में हमें ये तो पता लग गया कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमें ये काम करना है। लेकिन जब तक हमें प्रोग्नोसिस क्लियर नहीं है कि इसका कितने दिन तक प्रभाव रहेगा और कैसे इस प्रभाव को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तब तक ये जो पैथी है हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकती। क्योंकि तेल लगाना एक सिंपल कॉमन पैटर्न है। अमोल घारे जी का सवाल था कि तेल कौन सा कान में डालें। आप सरसों का तेल, बादाम रोगन, तिल का तेल, कोई भी तेल इन तीनों में से यूज कर सकते हैं। मैं सरसों के तेल को बेस्ट समझता हूँ। ठीक है, और वैसे अगर कोई व्यक्ति इसका क्या नाम वात प्रकृति का हो तो बेटर है आप उसके तेल में कान में बादाम रोगन डालें, क्योंकि उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। चलिए। सर नारियल तेल डाल सकते हैं सर? नहीं, कान में नारियल तेल नहीं डालना चाहिए। नारियल तेल क्या है, जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आएगा वो जम जाएगा, कान के लिए सेफ नहीं होता। सर रूम टेम्परेचर पे नहीं जमेगा सर, वो ओनली विंटर सीजन में जमेगा सर। मैम बॉडी के अंदर ठंडक और गर्मी दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो नारियल का तेल कान में जमने का डर रहता है, इसलिए कान में डालने को मना किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। अगर आप साउथ सर इंडिया में हैं तो आप कानों में तेल डाल सकते हैं नारियल का। या सर साउथ इंडिया में बहुत लोग ये नारियल का तेल ही डालते हैं सर, जी इसलिए। जी, साउथ इंडिया में डाल सकते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, एक नमी और गर्मी का माहौल है। यस। नॉर्थ इंडिया में ठंड रहती है, तो नारियल का तेल यहाँ के लिए नहीं है। तो मैंने ये बताया भी था कि आपके क्षेत्र में जो चीज पैदा होती है वो आपके लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है। तो नारियल का तेल नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं है। सर एक्चुअल मैं आयुर्वेदिक क्लास अटेंड नहीं हो पाई सर, वो प्रॉब्लम है सर। मैम इसमें तो छोटी छोटी बेसिक चीज। जी एसएस जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब जो ये उपाय था तेल का, ये मम्मा पे तो सक्सेसफुल हो गया, और अब जैसे मेरे पिताजी को काफी दिन से नहीं हो रहे, फ्रेश नहीं हो पा रहे, आ नहीं रही है पॉटी, तो मैं उनके रोज रात को लगा के सोती हूँ, बट उनको असर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे प्रोग्नोसिस वाली बात आती है, उनकी प्रकृति क्या है। अगर उनकी प्रकृति पहले से ही ड्राई है, तेल कुछ भी काम नहीं करेगा वहां पे।
गैस बनी जाती है ना, अच्छा, तो गैस फिर बनी रहती है। आप सिंपल सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं मिलाना उसमें। अच्छा, इसमें कैस्ट्रॉल नहीं लगाऊं, सिंपल सरसों का तेल नाभि पे लगा दूं? नाभि पे नहीं लगाना, पूरे पेट पे लगाना है, ब्लैडर रीजन पे लगाना है, कांख पे लगाना है। कान पे? सर एक पेशेंट है सर, उनको नहीं सुनाई पड़ता है सर। एक एक्चुअल मिनट का उनको मैं हम एक क्या कर सकते हैं? मैम, एक मिनट, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं फिर आपका। यहाँ पे आपने जो तेल यूज करना है, सरसों का तेल, नाभि में, ब्लैडर पे और कांख पे, तीनों जगह लगाना है। और ध्यान रखिए उनके शरीर में नमी की कमी है, तो नमी की कमी को दूर करने के लिए दिन में एक बार कभी भी पेट भर के खीरा खिला दीजिए। 2 घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खिलाना, चाहे जितनी मर्जी भूख लगे, के बाद ये खीरा? तेल काम करेगा। कान में पीछे की तरफ में लगाना है ना सर? कांख कांख टांगों के बीच में, ब्लैडर के दोनों तरफ, ब्लैडर। ग्रोइन ग्रोइन के ऊपर सर। मैम एक मिनट, कांख 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 बोलते हैं जहाँ पे दोनों टांगे मिलती हैं, उसके ग्रोइन सर, साइड्स होती है वहां पे। हाँ जी, ग्रोइन। हाँ, ग्रोइन। हाँ, ठीक, आयशा जी आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए। हाँ सर, वो एक पेशेंट है सर, उनको 35 इयर्स है सर। हम्म एक्चुअल का उनको कान नहीं सुनाई पड़ता है सर। हम्म। उनको हम के ये डाल सकते हैं सर तेल? नहीं, बिल्कुल नहीं डालना। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजिए। अगर एक कान में सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसको मवाद आया हुआ है कान में, तो वो डॉक्टर, मवाद का तो सर म्यूकस। म्यूकस सर, वाइब्रेशन का तो सर वो जरा वाइब्रेशन नहीं है क्या कि बोले कहते सर, ऑपरेशन कर तुमको बोले कहते हम थोड़ा कर सकते हैं ना कर थोड़ा सुनाई पड़ता है सर। देखिए, सबसे पहले तो कान की सफाई होगी और उसके बाद जो तेल दिया जाएगा वो तीखा तेल दिया जाएगा, तो सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉप से ज्यादा नहीं डालेंगे। आप इसके सर लिए पर्सनली एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए। सर सरसों का तेल में हम या ये क्या होगा तो सर ये सम ये हर्ब डाल सकते हैं सर, कुछ हर्ब्स? हर्ब डाल सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन मुझे और थोड़ी सी जाननी पड़ेगी। आप एक बार पर्सनली मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके सर, ओके। हेलो सर। हाँ जी। सर वो सॉलिवैक्स जो मेडिसिन होती है ईयर की, वो डालने से कान बंद हो जाता है। देखिए, आप शायद उनकी बेटी बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ बेटा, ऐसा है, कानों में तब तक कुछ नहीं डालना जब तक आपको इन्फेक्शन हो। ये कानों के इन्फेक्शन को शो कर रहा है। पहले आपका ट्रीटमेंट होगा लगभग 25-30 दिन, यूरिन बढ़ाया जाएगा। जब यूरिन आपकी बॉडी में से खाली होगा, इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप सॉलिवैक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। तो सर कोई रिकमेंडेशन की, मतलब कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन? ये तो आप किसी भी डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, आप जो भी आपके आसपास हो। एलोपैथिक दवाई यहाँ पे काम करती है, वो आपके कान की सफाई भी कर देगा और आपको मेडिसिन भी देगा। ओके सर। हाँ, तो आप डॉक्टर से राय लेके सफाई करवा के उनकी दवाई ले लीजिए, 20-25 दिन में ठीक हो जाएगा। जी एस जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी एस जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके। सर ये पूछना चाहते, तेल गरम करके तो नहीं डालना चाहिए, मतलब कोसा करके तो नहीं डाले ना, नॉर्मल तेल लगाते ना इस मौसम में? देखिए, इस समय बारिश हो रही है, तेल तो डालना ही नहीं चाहिए। नहीं दिल्ली के आप, अंदर इस समय बारिश का मौसम है, नहीं, बादल आए हुए हैं। वो जो फ्रेश नहीं हो पा रहे तो नाभि पे लगाना था ना जो तेल। अच्छा अच्छा, वो तो आप नॉर्मल तेल इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। और सर वो नमक जो होता है वो हम लोग जो ऊपर से डाल के खाते हैं खाने में, वो खा सकते हैं? वो भी गलत है? देखिए, वो सबका अलग अलग होता है। अगर आपका बीपी हाई है, आपकी गर्दन के पीछे लाइनें पड़ी हुई हैं, तो आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी सांसें फूलती हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपके पैरों में थकान और दर्द रहता है, नसें टाइट रहती हैं, पिंडली आपकी सख्त है, आपको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और ऊपर से डाल के एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए, खाने में तो नॉर्मल खा सकते हैं ना? हाँ, नॉर्मल आप ले सकते हैं। असल में सर क्या है कि बड़े बुजुर्ग है ना, तो ये कम नमक खाते हैं, तो मैं खाने में नमक कम डालती हूँ, तो मैं ऊपर से डाल के फिर खा लेते हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, बच्चों को तो फिर वैसा खाना नहीं पसंद आता ना।
नहीं नहीं, आप डाल सकते हैं, बच्चों के लिए नमक की कोई इशू नहीं होता। नमक का इशू होता है आपको आफ्टर 40। अगर अच्छा। आपकी गर्दन गर्दन पे पीछे हाथ फेरिए, अगर आपको धारी अनुभव हो रही है कि आपकी गर्दन पे धारी आ गई है, आपको नमक नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। तो अगर हाथ आपको से में दर्द पता रहता है, हाँ जी, हाथ डालने से ही पता चल जाएगा धारी आ रही है? एक मिनट मैं ये खोलता हूँ माइक, ये आज नहीं खोला हुआ। देखिए, आप अपनी गर्दन ऐसे सीधा करिए और पीछे ऐसे हाथ फेरिए कि आपको धारी जैसा अनुभव हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको नमक नहीं खाना चाहिए। कैसा महसूस होगा? ऐसे हाथ फेरिए, हाँ। आपको कोई धारी सी लग रही है कि मांस कुछ उभरा हुआ है और एक जगह दबा हुआ है, कोई धारी सी ऐसी सीधी जा रही है? ऐसा तो नहीं सर महसूस हो। मास एक्यूमुलेशन होना सर धारी का तो। जी, तो ये बीपी हाई के लक्षण होते हैं। भले ही बीपी मशीन आपका बीपी लो दिखा रही हो, पर आपकी बॉडी में इस समय बीपी हाई चल रहा है अंदर, नसें सिकुड़ी हुई हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये गर्दन में थिकनेस आ जाती है, इसे हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो जब यदि यहाँ पे आपको हाथ फेरने से वो डबल डबल दिखाई दे, या गर्दन यहाँ देखिए मेरी 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो बीपी बढ़ने का संकेत होती है। ऐसे व्यक्ति को नमक परहेज करनी चाहिए। पैरों में सर दर्द वो रहता है, थकान रहती सर है, वो इसे परहेज करना चाहिए। बीपी बढ़े सो सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ के सर क्या है सर? हाँ जी, ये चीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी हुआ था सर वो। हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी हुआ है ये। तो ओके। ऐसे व्यक्ति को फिर अवॉइड करनी चाहिए नमक का। चलिए, मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए, आप ये क्लास देख रहे हैं हम किस तरीके से ले रहे हैं। जो हमारी क्लासेस होंगी वो इस तरीके से नहीं होंगी। क्लासेस में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, जैसा यहाँ पे मैंने ये टॉपिक लिया, इसको एलोबरेट करा, क्योंकि हमारी ये ट्रायल क्लास है। तो ये बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आपके पास हर एक चीज का, छोटी से छोटी चीज का जवाब रहेगा। आपकी 2 दिन की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। इस क्लास में हम बहुत धीरे धीरे मेन टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा मेन कोर्स चालू होगा, यानी नेक्स्ट मंडे से वो प्रॉपर कोर्स चालू हो जाएगा। उसके अंदर हम कैसे करेंगे, जैसे ये स्लाइड ली, इसके बारे में बताया, इससे रिलेटेड जो भी चीजें इंक्लूड होंगी वो बताऊंगा, प्लस जो भी खास खास बिंदु हैं जो उस समय स्वास्थ्य के बारे में इंडिकेट करेंगे, वो साथ साथ एलोबरेट करता जाऊंगा, जैसा मैंने अभी आपको कान के बारे में बताया। पर उस क्लास में आपको पूछने की परमिशन फर्स्ट 30 मिनट्स तक। जी चिरंजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैंने पीछे आपकी क्लासेस कोई अटेंड नहीं किया, आज मेरा पहला दिन है, तो कुछ खास नहीं, पीछे अभी आपके लिए कुछ नहीं है। आपकी ठीक जो है प्रॉपर क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट मंडे से शुरू होंगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, उसमें क्या है, हम एक स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्मेट कवर करेंगे। अभी क्या है कि थोड़ा सा एग्जांपल भी ले रहे हैं। अच्छा मैं ये भी बता रहा हूँ कि भाई देखिए, नेचर की पावर कितनी है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट करता है वो अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है। ये सारा एक्सपीरियंस बेस है आयुर्वेद। ठीक है, सर कितने दिन का क्लास रहेगा सर? ये मैम 6 मंथ का रहेगा। कितना है सर फीस? 6 मंथ, 6 महीना। सर फीस कितना है? फीस आपकी टोटल 10,000 की फीस है, जिसे आप 2500 रुपए महीना 4 महीनों की किस्त में जमा करा सकते हैं, या फिर लमसम 7500 आप जमा करा सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप जैसे चाहे वैसे जमा करा सकते हैं। सर हफ्ते में कितने दिन और कितने टाइम की क्लास होंगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगे? 8 से 9 बजे की क्लास रहेगी। हफ्ते में 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होगी। उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग होंगी और वो आपको आपके ईमेल पर भेजी जाएंगी। तो आपके पास ये क्लासेस हमेशा रिकॉर्ड रहेंगी। आप जब चाहें कोई भी क्लास देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सबसे बड़ा बैकअप आपको क्या रहेगा कि आप एनी टाइम मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आगे जब भी ये कोर्स हमारा दोबारा शुरू होगा तो आपको कोई फीस नहीं भरनी, आप उसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं एज फॉर रिवीजन। तो जितने चाहे आप उतनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वन टाइम या लाइफ टाइम फीस होती है आपकी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ऑनलाइन ही होगा ये सारा? फिलहाल तो आपका 6 महीने ऑनलाइन चलेगा। उसके बाद कुछ चीजें रह जाएंगी आपकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे लाइन नजर आती है। अब ये फोटो में दिखाना संभव नहीं है, तो या तो मैं आपको कैमरे से फोटो खींच के भेजूंगा, उसमें दिखा सकता हूँ, या फिर हम लास्ट में जब ग्रुप खत्म हो जाएगा, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तब हम 2 दिन का प्रैक्टिकल सेशन रख सकते हैं। उसमें सारी चीजें जो सारे बच्चे होते हैं उन्हीं में ही एक दूसरे में वो सिम्टम दिखा दिए जाते हैं। जैसे जीभ का जो टॉपिक है वो हमारा लगभग 45 तरीके की जीभ का अध्ययन करेंगे हम लोग,
कि जीभ किस तरीके से दिखाई देती है, उस जीभ का क्या इलाज होता है, वो कौन से पैटर्न को दर्शा रही है, कौन से ऑर्गन में बीमारी दिखा रही है। ऐसे ही आपके नेल्स के पैटर्न होते हैं। जब तक आप ये चीजें सामने नहीं देखेंगे ये नहीं समझ आती। मैं आपको यहाँ पे जितना मर्जी दिखा लूं, फोटो खींच के भेज दूं, वो नहीं समझ आएगा। जब आप उसे देखेंगे वो तभी समझ आएगा। उसके बाद आप उसे अनुभव करेंगे तो आपको अनुभव भी होगा। तो 6 महीने के अंदर आपको अनुभव करने की क्षमता आ जाएगी, अनुभव करने के तरीके आ जाएंगे, कैसे अनुभव किया जाता है। तो एक तरीके से ये जो आपका कोर्स रहता है ये एक स्पिरिचुअल कोर्स भी है, क्योंकि इसमें आपकी इंटरनल इंटेंशन बढ़ जाती है, समझने की क्षमताएं जो है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी। सर ये ऑनलाइन पेमेंट रहेगा या मतलब किसी और तरीके से? ये मैम गूगल पेमेंट है। आप गूगल पे ये पेटीएम या फोन पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट का कहेंगे तो मैं अकाउंट भी डाल दूंगा, आप उसमें भी जमा करा सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए हम उस स्लाइड पे थे, अब स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेद अब आयुर्विज्ञान कहलाने लगा है, या कहना इसको उचित है। इसका कारण ये है कि हम जो हमने जन्म लिया है, जो हमारा जीवन है और जो हमारे जीवन की यात्रा है, लगभग किसी की 60 साल की होती है, किसी की 120 साल की होती है। तो उस यात्रा के दौरान हम किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये आयुर्विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और जब हम उनको प्रैक्टिकल करते हैं तो वो आयुर्वेद के अंतर्गत आती है। ये बहुत मामूली से डिफरेंस होते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे जो तुलना करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो कह सकते हैं भाई आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक टेक्निक है कि जीवन को कैसे अच्छा जिया जाए, क्योंकि आजकल काटने वाले लोग बहुत होते हैं। तो उनका उत्तर ये होता है कि जो व्यक्ति चीजों की समझ रखता है वो उनको एलोबरेट करना भी जानता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारे यहाँ पे रिश्ते होते हैं चाचा ताऊ। अगर हमारे फादर से बड़े हैं तो वो हमारे ताऊ हैं, फादर से छोटे हैं तो वो चाचा है। लेकिन जब आप बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां आप देखेंगे चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो, दोनों के लिए एक ही शब्द अंकल इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे अंकल हैं ये फादर से बड़े हैं या छोटे हैं? इसको मापने का वहां पे कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे इसको हम आसानी से जान सकते हैं कि चाचा कौन है और ताऊ कौन है। तो यही संबंध आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान का बनता है। देखने सुनने में समझने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, परंतु इनमें बहुत जबरदस्त डिफरेंस देखा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एनी डाउट? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। जो मैंने बोला आप सहमत हैं उससे? यस सर। थैंक यू अमोल घारे जी। ठीक है, तो आयुर्वेद में हम ऐसी ही बारीकियों पे बात करेंगे कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ना कि हम ऐसे बात करेंगे कि हमारे अंकल हैं। तो पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो चाचा ताऊ वाला रहता है। तो हम बिल्कुल आम भाषा में कोर्स करेंगे और आपको पढ़ते हुए पता भी नहीं चलेगा कि आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? नॉर्मली उद्देश्य हम ये बोलते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा हो या हम स्वस्थ कैसे रहें, लेकिन आयुर्वेद का असली उद्देश्य है कि व्यक्ति उन चीजों को जानता हो कि वो आगे बीमार ही ना पड़े। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति आयुर्वेद में माना गया है कि होता है, पर संसार का शायद ही कोई व्यक्ति स्वस्थ हो। स्वस्थ केवल ईश्वर को माना गया है, उसी से तुलना करके इस विज्ञान की रचना की गई है। और हमें बोला गया है, निर्देश दिया गया है कि हमें इस तरीके के नियमों का पालन करना है ताकि हम भी अपने इष्ट की तरह स्वस्थ रह सके। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो। परंतु यदि किसी कारणवश, जैसे भोजन का अभाव, भोजन की अधिकता, परिश्रम का अभाव, परिश्रम की अधिकता, विश्राम का अभाव, विश्राम की अधिकता, हमारी बॉडी में वेरियस प्रकार की वेरिएशंस या रोगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है।
तो ऐसी अवस्था में रोगग्रस्त व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिले। तो पहले तो व्यक्ति बीमार ही ना पड़े, और यदि वो बीमार पड़ जाए तो हम इस विज्ञान, इस शास्त्र के माध्यम से उसको रोग मुक्त कर सके। इसके बाद आतुरों के कष्टों का निवारण हो। ये आतुर का मतलब होता है व्यक्ति, जातक जो परेशान है। ऐसा व्यक्ति जो परेशान हो, उसके लिए हिंदी में आतुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आतुर के कष्टों का, कष्ट यानी परेशानियों का निवारण हो। अब ये कष्ट जो है 3 प्रकार से हो सकते हैं। रोग को तो हम यही जानते हैं, डिसीज एक ही प्रकार की होती है, लेकिन डिसीज 3 लेवलों में होती है, और इसे जो यूएनओ है उसने भी मान्यता दी है। एक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, दूसरा हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है, और तीसरा हमारा आत्मिक स्वास्थ्य होता है। हालांकि इस डेफिनेशन को और भी लंबा किया गया, पर आयुर्वेद में ये 3 स्वास्थ्य माने गए हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विधान है, चीजें हैं, विभिन्न प्रकार के तेल बनाने, तेलों का प्रयोग करना, खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करना, औषधीय रूप में ये आता है। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको मैं विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए तेल बनाने की विधियां भी बताऊंगा। आप खुद अपने घर में अपनी औषधियों का, कहने को औषधियां हैं बट एक्चुअली ये तेल ही है। तेल कैसे बनाएंगे, कैसे पकाएंगे, किस तरीके से उसका प्रयोग करेंगे पेशेंट के ऊपर कि वो रिजल्ट दे, वो सारी चीजें इसका पैटर्न रहती है। तो यहाँ पर जो भी उसको शारीरिक रोग है, उन पैटर्न्स को समझना, उन पे काम करना। अब मानसिक रोग क्यों होते हैं? तो मानसिक रोग 2 कारणों से होते हैं। जिस तरीके से हम पेट भरने के लिए मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरीके से मन को भोजन देने के लिए हम इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, इनके द्वारा जो कुछ खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, वो भी हमारे शरीर में एक प्रकार का डाइजेशन उत्पन्न करती है, और वही अभिव्यक्ति हमारे संस्कारों में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर पर दिखाई देती है। यदि आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में, खून में गर्मी आ गई है। तो हम इससे भी इसको कनेक्ट करते हैं मन से। आफ्टर देन आत्मिक स्वास्थ्य। आत्मिक स्वास्थ्य ये होता है कि व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है या सबके बारे में सोचता है। यदि व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच रहा है तो उसे शारीरिक, मानसिक रोग लगेंगे ही लगेंगे, और यदि वो सबके बारे में सोच रहा है तो उसे ठंडक के रोग लगेंगे। अगर अपने बारे में सोच रहा है तो गर्मी के रोग लगेंगे, सबके बारे में सोच रहा है तो ठंडक के रोग लगेंगे। वो किस तरीके से लगते हैं उस पर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो जो भी आतुर हैं, परेशान हैं, जो भी उनके कष्ट हैं, वो हम आयुर्वेद के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। और फाइनल जो पॉइंट बनता है वो है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहते हुए लंबी आयु कैसे प्रदान की जाए। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं, ये आयुर्वेद के उद्देश्य कहलाते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आज की क्लास 9 बज चुके हैं, हम ओवर करते हैं। कल 9 बजे हम फिर मिलेंगे। कल की क्लास भी सभी के लिए फ्री है। जो लोग एडमिशन लेना चाहें वो अपना फीस जमा करा के इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको मेन ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। सर एक चीज पूछना चाह रही थी, अगर जी पूछिए। सर ये पूछना था, जैसे आपने तेल की बात कही थी, मैंने पूछा था